हेलो नमस्कार, मेरे चैनल स्टडी नोट्स पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पाषाण काल पढ़ा था और आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम इसकी खोज के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, इसको 2 बार ढूंढा गया। ठीक है, 2 बार ढूंढा गया। कैसे? एक तो 150 साल पहले और एक 80 साल पहले। ठीक है, 150 साल पहले कैसे हुआ कि 150 साल पहले रेलवे लाइन, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय कुछ इमारतें मिली थी जो कि खंडर हो चुकी थी। ठीक है, और उन इमारतों की ईंटें इतनी अच्छी थी, इतनी मजबूत थी, इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि वहां पर जो काम करने वाले लोग थे और जो स्थायी लोग थे आसपास, वो उनकी ईंटों को उखाड़ ले गए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जो मतलब इमारतें थी, विशेष इमारतें जिससे हमें पता चल सकता था कुछ भी, तो वो नष्ट हो गई। ठीक है, एक बार तो ये थी और इस पर ध्यान नहीं दिया किन्होंने, किन्हीं ने भी। ठीक है, तो 80 साल पहले क्या हुआ? ठीक है, 80 साल पहले क्या हुआ कि उस पूरा स्थल को, जिस जहां पर पहली बार खंडर मिले थे, कोई भी इमारत मिली थी, उस पूरा स्थल को अब पुरातत्वविदों ने खोजा। ठीक है, जब पुरातत्वविदों ने खोजा तो पता चला कि ये जो इमारतें मिल रही हैं, जो ये स्थल मिल रहे हैं, ये क्या है? ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है ना हमारा, इसकी ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, ये प्राचीन सभ्यता है। तो देखिए, 2 बार मिले। एक बार तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो खंडर मिले थे वो खुद मिले थे, और एक बार क्या हुआ, 80 साल पहले उनको ढूंढा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 बार हुई। तो एक बार कुछ चीजें देख लेते हैं कि जो मतलब जीके का क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज है कि जो ये रेल लाइन बिछाई जा रही थी, सबसे पहले तो ये कहाँ बिछाई जा रही थी? ये थी बॉम्बे टू ठाणे। और ये कितने किलोमीटर बिछाई गई थी? ये 34 किलोमीटर बिछाई गई थी। और जो सबसे पहले रेल चलने वाली थी वो क्या थी? ब्लैक ब्यूटी। ये तो हो गया। अब देखते हैं कि सबसे पहला पुरास्थल खोजा कौन सा गया था। ठीक है, तो वो खोजा गया था हड़प्पा पुरास्थल। ठीक है, कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा पुरास्थल। अब देखिए, इसका नामकरण देखते हैं कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? इससे पहले ना इसका एक नाम और रखा गया। वो क्या था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि जो हड़प्पा पुरास्थल है, या फिर और इसके अतिरिक्त जो पुरास्थल मिले थे, वो सभी या तो सिंधु नदी के किनारे थे, या फिर सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे थे। जैसे हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर है ना। और जो मोहनजोदड़ो है, एक और आएगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो वो क्या है? वो बिल्कुल सिंधु नदी पर है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता। ठीक है, लेकिन फिर कुछ क्या हुआ कि कुछ पुरास्थल ऐसे मिले इस सभ्यता के जो सिंधु नदी तंत्र, नदी तंत्र मतलब एक तो सिंधु नदी स्वयं है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनको छोड़कर अन्य नदियों पर मिले। ठीक है, यानी कि अलग क्षेत्र में मिले। तो क्या हुआ कि अब इसको सिंधु सभ्यता नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि और भी नदियां थी जिनके किनारे इस सभ्यता के स्थल मिले थे। इसी कारण से इसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था ना, सबसे पहले खोजा गया स्थल वो था हड़प्पा। तो हड़प्पा पहला पूरा स्थल खोजा गया, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कह दिया? इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब देखिए, अब जब पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष और इस मतलब वहां पर जो वस्तुएं मिली थी और इनकी जो क्वालिटी थी उनको चेक किया और इनका टाइम पीरियड का पता चलाया, तो क्या हुआ कि जब टाइम पीरियड का पता चला तो क्या हुआ कि जो इस सभ्यता का एक टाइम होता है, तो वो कितनी पुरानी है ये चीजें। ठीक है, यानी कि वो बस्तियां कितनी पुरानी थी या कोई भी वस्तु है, वो खंडर कितने पुराने हैं, तो इस तरीके से। तो देखिए, तो सभ्यता का क्या हुआ कि उससे पता चला कि जो सभ्यता है ना, इसका जो आरंभ है वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, यानी कि वहां की जो नगर बसे थे या बस्तियां बसी थी वो कब आरंभ हुई थी? वो 4700 वर्ष पूर्व हुई थी। और इसका अंत कब हुआ? तो वो हुआ था 3900 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इसका ये घटते हुए क्रम में चलेगा। ठीक है, देखिए, 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ? इन नगरों का आरंभ हुआ। और 3900 वर्ष पूर्व क्या हुआ? सभ्यता का अंत हुआ। ये देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे चीन की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, है ना,
तो ये उनके समकालीन है। ठीक है, ये तो हो गया सभ्यता के बारे में। अब देखते हैं कि इस सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, है ना। सभ्यता की विशेषता क्या थी, तो इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है, वो है नगर नियोजन। ठीक है, कांस्य युग, यानी कि इसमें कांस्य का प्रयोग होता था और इसका अन्य नाम भी है कांस्य युगीन। ठीक है, और इसका विस्तृत विस्तार, यानी कि इस सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका विस्तृत विस्तार, ये कितने कहाँ कहाँ फैली हुई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ के व्यापार व कृषि ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ का भोजन। ठीक है, तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं कि ये भोजन कैसा करते थे, इनका नगर नियोजन कैसा था, या फिर मतलब जो मतलब धातुओं का प्रयोग करते थे, वो सबसे पहले जो धातुओं का प्रयोग किया गया था वो था कांसे का। ठीक है, और विस्तृत विस्तार इत्यादि ये सब भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, नगर नियोजन से क्या पता चलता है कि ये जो सभ्यता है ये नगरीकरण, इस सभ्यता का नगरीकरण हुआ था, है ना। तो ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो देखिए नगर नियोजन, इनका नगर नियोजन ना बहुत ही मतलब सारी जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी पुरास्थल मिले हैं, तो उनके जो नगर हैं उनमें सिमिलरिटी है। ठीक है, सिमिलरिटी है। तो क्या सिमिलरिटी है कि इनके जो नगर है ना वो दो भागों में विभाजित थे। ठीक है, कितने भागों में विभाजित थे, दो भागों में। कैसे, देखिए, ये था पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, इस तरीके से देख के चलेंगे। तो देखिए, इसमें ना दो भाग थे, तो एक था पश्चिमी भाग और एक कौन सा था, पूर्वी भाग। ठीक है, देखिए जो पश्चिमी भाग था ना ये ऊंचाई पर था और छोटा था। ठीक है, ये छोटा था जो ऊंचाई पर था, और जो पूर्वी भाग है ना ये नीचे था ढलान में, और ये ना क्या था कि बड़ा था, आकार में बड़ा था। जो पश्चिमी भाग है ये ऊंचाई पर था, छोटा था और एक चबूतरे पे बना हुआ था, और जो पूर्वी भाग है ये नीचे था और क्षेत्र आकार में बड़ा था। जो पश्चिमी भाग है इसको नगर दुर्ग कहा गया, क्या कहा गया, नगर दुर्ग। और जो पूर्वी भाग है इसको क्या कहा गया, निचला नगर। तो ये दो हो गए, पश्चिमी भाग क्या था, छोटा, और पूर्वी भाग क्या था, बड़ा। और पश्चिमी भाग को क्या कहा, नगर दुर्ग। ठीक है, क्या कहा गया इसको, नगर दुर्ग। और पूर्वी भाग को क्या कहा, निचला नगर। देखिए, इससे याद रह जाएगा, निचला नगर से ये नीचे था इसीलिए निचला, और दुर्ग, दुर्ग तो ऊंचा होता है, तो पश्चिमी भाग में क्या था, नगर दुर्ग था। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की किलेबंदी की गई थी अलग अलग। ठीक है, अलग अलग इनकी किलेबंदी की गई थी। तो देखिए ये तो था नगर नियोजन। अब उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, है ना। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, ये एक पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है ये भी दो भागों में विभाजित है। ठीक है, नगर दुर्ग और निचला नगर। अब देखिए इनमें ना कुछ इमारतें मिली हैं, विशेष इमारतें। ठीक है, विशेष इमारतें कौन कौन सी है, एक तो बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। ठीक है, बहुत बड़ा, और एक भंडार गृह मिला है जिसमें ये समाज अपना स्टॉक जमा करते थे अनाज का, उसका, और कुआं मिला है। ठीक है, तो देखिए जो एक क्वेश्चन बनता है इसमें, देखिए विशेष इमारतें ना इसी से मिले हमें, जो मतलब नगर दुर्ग है, और निचले नगर में कोई विशेष इमारत हमें ऐसे नहीं मिली है। तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो है ना सामान्य लोगों के लिए था। निचला नगर क्या था, सामान्य लोग रहते थे यहाँ पर, और जो नगर दुर्ग था ये विशेष लोग, जैसे पुरोहित हो गए या कोई शासक परिवार हो गया, है ना, राजवंश परिवार हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो जो स्नानक, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो सबसे प्रसिद्ध इमारत है, देखिए प्रसिद्ध इमारत, ठीक है, वो तो स्नानागार, लेकिन आकार में ठीक है, विशाल इमारत है अन्नागार। ठीक है, ये क्या है, ये मोहनजोदड़ो की वो है, मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन, और वहां पर कुछ मिली विशेष इमारतें हैं। अब देखिए जो यहाँ का स्नानागार है इसको जो बनाया गया है ना वो कुछ अच्छे, मतलब कुछ एक तरीका है जिससे कि जो इसके स्नानागार के अंदर एक तालाब था कि पानी का रिसाव ना हो। ठीक है, तो इसीलिए उसमें क्या किया गया है, ईट, उस तालाब को निर्माण करने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया है, और जो
पानी का रिसाव ना हो इसीलिए तो प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो जो है इसका नगर नियोजन हमने देखा। अब हम एक बार धोलावीरा देख लेते हैं। ठीक है, धोलावीरा नगर नियोजन में क्यों विशेष है वो हम देखते हैं। क्योंकि धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल मिला है जो 2 भागों में विभाजित न होकर 3 हिस्सों में विभाजित है। ठीक है, कितने हिस्सों में? 3। और इन तीनों हिस्सों की, ठीक है, प्रत्येक हिस्से की बड़े बड़े पत्थरों से क्या की गई है? किलेबंदी की गई है, ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर। ठीक है, और जो किलेबंदी की गई है इसमें क्या है कि बड़े बड़े दरवाजे मिले हैं प्रवेश करने के लिए। ठीक है, और यहां से हमें एक विशाल मैदान मिला है खुला हुआ। ठीक है, विशाल मैदान क्यों? क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन, यानी कि एक जगह आप बैठ के पूरा समूह कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो, जैसे मेला लग सकता है, बाजार लग सकता है, कोई भी है, या फिर इकट्ठे होके कहीं पर गोष्ठी करनी है, संगोष्ठी करनी है, कुछ भी हो, तो उसके लिए एक बड़ा मैदान मिला है। ठीक है, और यहां से एक विशेष वस्तु मिली है। ठीक है, क्या? एक अभिलेख मिला है, जहां से जिस अभिलेख में क्या है? हड़प्पा लिपि, ये नहीं है, हड़प्पा लिपि। ठीक है, हड़प्पा लिपि जो बड़े बड़े अक्षरों को एक पत्थर पर उकेर कर, यानी कि उत्कीर्ण कर कर, उत्कीर्ण मतलब जैसे पत्थर पर ऐसे 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 किसी चोट मार के उसको उत्कीर्ण कर देना। ठीक है, उसको लकड़ी में जड़ा गया है, यानी कि फ्रेम, लकड़ी का फ्रेम। ठीक है, तो एक अभिलेख मिला है जिसमें हड़प्पा लिपि उत्कीर्ण है, और उस अभिलेख को लकड़ी में जड़ा हुआ, लकड़ी का फ्रेम लगाया गया है। ठीक है, लकड़ी का फ्रेम लगाया गया है। ये देखिए यहाँ पर हड़प्पा लिपि को पत्थरों पर खुदा पाया है, और उस पत्थर को क्या कहेंगे? अभिलेख कहेंगे, और अभिलेख को क्या किया गया है? लकड़ी के फ्रेम में जड़ा गया है। ठीक है, अच्छा, जो धोलावीरा है ना, वहां पर क्या है कि उपजाऊ जमीन मिली है। ठीक है, वहां की जो जमीन है वो क्या है? उपजाऊ है, और स्वच्छ और ताजा पानी। ठीक है, तो इससे हमें क्या संकेत मिलता है कि वहां पर कृषि की जाती थी। ठीक है, कृषि के संकेत, यानी कि इतनी अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन है तो वहां पर कृषि तो होगी ही, है ना। तो और एक विशेषता और है कि यहाँ की जो नालियां है ना, इस नगर की जो नालियां हैं वो क्या है? लकड़ी की बनाई गई है। किसकी बनाई गई है? लकड़ी की नालियां बनाई गई है, क्योंकि और जो स्थल है ना वहां पर पक्की ईंटों की नालियां मिली हैं। ठीक है, इसीलिए भी ये विशेष है। देखिए, तो ये हमने नगर नियोजन देखा मोहनजोदड़ो का और धोलावीरा का। ठीक है, और कुछ हमने विशेष इमारतें या कोई वस्तु वहां से मिली है उसके बारे में हमने देखा। तो अब देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के भवन थे वो कैसे थे। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए भवन थे। ठीक है, तो प्रत्येक भवन में एक आंगन था, यानी कि आंगन केंद्रित घर थे। प्रत्येक घर में एक स्नानागार, ठीक है, और एक कुआं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक भवन में एक कुआं, स्नानागार मिला है, और जो घर थे वो आंगन केंद्रित थे, उनमें आंगन मिले हैं। और इनको बनाने में क्या किया गया है? पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। पक्की ईंटों का प्रयोग इसीलिए विशेष रूप से बताया गया है क्योंकि जो इसके समकालीन सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता, उसकी जो ईंटें मिली हैं वो क्या है कि कच्ची थी, जिनको धूप में सुखाकर प्रयोग किया गया है। लेकिन जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है, इसकी ईंटें कैसी हैं? वो पक्की ईंटें हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वहां की नालियां कैसी थी? तो ग्रिड पद्धति थी। ठीक है, ग्रिड पद्धति यानी कि इस तरीके से होती है ना, सीधी सीधी लाइन, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो सड़क व गलियां क्या है? समकोण पर काटती थी। घरों की जो नालियां हैं वो सड़कों की नालियों से जोड़ दी जाती थी। ठीक है, तो और जो नालियां थी इनको बनाया कैसे जाता था? पक्की ईंटों की नालियां बनाई जाती थी। जैसे लेकिन धोलावीरा में अभी हमने पढ़ा कि वहां पर कैसी नालियां मिली है? हमें लकड़ी की नालियां मिली है। ठीक है, और ढलान युक्त नालियां बनाते थे, ढलान युक्त नालियां। ठीक है, ताकि पानी का बहाव रुके नहीं, वो चलता रहे। ठीक है, तो ये था भवन का निर्माण और इस सभ्यता की नालियां कैसी थी।
ये इनकी विशेषताएं हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि देखिए हमें पता है कि नगर नियोजन, तो ये पता चला कि भी जो इनकी व्यवस्था थी वो कैसी थी, नगरीय। ठीक है, तो अब नगरीय जीवन कैसा था, ठीक है, तो ये देखते हैं कि उनका जीवन था कैसा। ठीक है, तो क्या था कि व्यापार प्रधान था। ठीक है भी, इस समाज में क्या होता था कि व्यापार, नगर में व्यापार होता था। तो व्यापार होने का हमें पता कैसे चला, ये भी तो है ना। तो वो है कि प्राप्त मोहरे, यहाँ से हमें कुछ मोहरे प्राप्त हुई हैं जिससे हमें ये पता चला कि भाई यहाँ पर व्यापार होता था। ठीक है, और एक विशेष चीज है कि जो मोहरे प्राप्त हुई है ना, उन पर क्या है कि जानवरों के चिन्ह मिले हैं। और जो जानवरों के चिन्ह मिले हैं वो जो मोहरा हमें कहाँ से मिली है, वो है हड़प्पा से मिली है, वो हमें हड़प्पा से मिली है। ठीक है, अब देखते हैं कि व्यापार प्रधान। देखिए कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल मिला हमें। कुछ नगर ऐसे है ना जहां से हमें कच्चा माल मिला, तभी तो पता चला कि यहाँ व्यापार होता था। ठीक है, कच्चा माल। फिर वहां पे हमें शिल्पकार मिले हैं जो मन के बनाते थे या फिर सोने चांदी के आभूषण बनाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां पर शिल्पकार होंगे जो कि इस कच्चे माल का प्रयोग करते होंगे और मन के बनाते होंगे, सोना चांदी के आभूषण बनाते होंगे। ठीक है, और हमें वहां से क्या मिले, मृद भांड मिले हैं। मृद भांड यानी कि मिट्टी के खिलौने, मृद भांड और मिट्टी के खिलौने, सॉरी, मृद भांड और मिट्टी के खिलौने मिले हैं। मृद भांड ये पक्की मिट्टी से बनाए जाते थे दोनों चीजें। ठीक है, जो मृद भांड है वो पक्की मिट्टी से बनाए जाते थे, और पक्की मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा। इसको क्या कहते हैं, टेराकोटा। ठीक है, तो पक्की मिट्टी के क्या मिले हमें, देखिए पक्की मिट्टी से हमें लाल मिट्टी के बर्तन काले रंग से डिजाइन किए हुए, जिनको क्या कहते हैं, मृद भांड मिले हैं। लाल मिट्टी से बनाए जाते थे लेकिन उनके ऊपर डिजाइन कैसा किया जाता था, काले रंग का। और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने मिले हैं। ठीक है, और देखिए जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी, तो वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, ये किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी, ये दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं, इसलिए ये क्या है, एक आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, अब देखिए जो लिखित साक्ष्य में मिले हैं वो हमें शिलालेखों पर या किसी वस्तु पर लिखे हुए मिले हैं। हमें कोई साहित्य या फिर उनका कोई जैसे कोई भी लिखित साक्ष्य ऐसा कोई नहीं मिला है जिससे हमें ये पता चले कि भाई वहां पर क्या बोलते हैं कि जिनसे हमें उनके जीवन के बारे में पता चले। ठीक है, तो ऐसा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है। अब देखिए नगर व नए शिल्प। ठीक है, तो हमें कुछ चीजें मिली हैं, जैसे देखिए कुछ धातुओं की वस्तुएं बनाई जाती हों। ठीक है, किस किस चीज़ों से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे व्यापारिक केंद्र हैं तो वहाँ पर भी उद्योग भी लगेंगे, भी कारखाने भी होंगे। तो इस तरीके से भी कुछ चीज़ें मंगवाई गई हैं बाहर से और कुछ चीज़ें वहीं पर बनाई जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार देख लेते हैं कि कच्चा माल मंगवाया जाता था, जैसे तांबा, टीन, सोना, बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, और जो कच्चा माल है वो प्राकृतिक रूप से व पशुपालन से भी प्राप्त था। तो ये कच्चा माल कहाँ से मंगवाया जाता था, तो वो है तांबा राजस्थान और ओमान से मंगवाया जाता था। ठीक है, टीन कहाँ से मंगवाया जाता था, ईरान से मंगवाया जाता था और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। सोना कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, ये जो कच्चा माल है ये इनको जहां से मंगवाया जाता था वो हमें पता चला। अब देखिए कुछ जो मतलब धातुएं प्रयोग की जाती थी वो थी तांबा, सोना, चांदी, कांसा, और अन्य वस्तुएं क्या थी, शंख और पत्थर। ठीक है, और ये अगर कोई चीजें वहां पर उपलब्ध नहीं थी तो वो कहाँ से मंगवाई जाती थी वो हमें पता चला। अब देखिए तो कांसा कैसे बनता है, वो है तांबा और टीन से। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनता है, कांसा बनता है। और हमने देखा कि टीन ईरान अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था और जो तांबा है वो राजस्थान और ओमान से मंगवाया जाता था। ठीक है, अब देखिए तांबे और कांसे से क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती थी। अब वो औजार, हथियार, गहने और बर्तन, ये चार चीजें तांबे और कांसे से बनाई जाती थी। ठीक है, और सोना और चांदी से क्या बनाया जाता था, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे।
ठीक है, ये हमने देखा। अब देखिए, तो कुछ पुरास्थलों से ना कुछ वस्तुएं मिली हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, क्योंकि वो शायद आज के समय में उस तरीके उस जैसी ना मिले जैसी उस समय पर बनती थी, जैसे मणके, बाट और फलक। ठीक है, तो देखिए जो मणके हैं और बाट है वो कैसे कैसे बनते थे उसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, मनके जो है ना वो कार्निलियन पत्थर के मिले हैं हमें। ठीक है, जो मनके बनाए जाते थे वो किससे बनाए जाते थे? कार्निलियन पत्थर से। और फलक, फलक हमें कहाँ से मिला है? सॉरी, पत्थर, ये जो फलक है ये पत्थर के धारदार फलक हैं। ठीक है, जो कि हल वगैरह में लगाए जाते थे जमीन जोतने के लिए। ठीक है, तो ये किसके बने होते थे? ये पत्थर के बने होते थे और धारदार होते थे। बाट हमें किस चीज के बने हुए मिले हैं? ये हमें चर्ट पत्थर के बने हुए मिले। किसके? चर्ट पत्थर। अब देखिए, अब हमें ये पता चलता है कि इस समय में मूर्तिकार भी थे। अब इसका क्यों पता चला कि मूर्तिकार होंगे? क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और वो बहुत ही सुंदर मूर्ति है जो कि कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए दिखाई गई है, और उसकी जो दाढ़ी दिखाई गई है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब बनाई गई है। ठीक है, तो एक मूर्ति मिली है हमें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अच्छा, हमें मुहर मिली थी जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कहाँ से? हड़प्पा से मिली थी वो। और उस पर वो कैसी, उसका आकार कैसा था मुहर का? तो मुहर का आकार था आयताकार। ठीक है, आयताकार था और उस पर जानवर का चित्र बना हुआ था। ठीक है, किसका चित्र बना हुआ था? जानवर का। और हमें मृद बांड मिले थे जो कि हमने देखा था कि वो लाल मिट्टी से बने हुए थे और उस पर काले रंग के क्या किए गए थे? डिजाइन किए गए थे। और देखिए, मोहनजोदड़ो से ना हमें कुछ वस्तुओं पर चिपके हुए, जैसे चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए और कुछ तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए कपड़े के टुकड़े मिले हैं। किसके टुकड़े मिले हैं? कपड़े के टुकड़े मिले हैं। तो कपड़े के टुकड़े मिले हैं, तो अब ये देखिए कि कपड़ा बनता कैसे है। तो भाई कपास से बनेगा, तो कपास उगाया जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय क्या होता था? कपास की खेती की जाती थी। अब कपास उगाया गया है तो क्या होगा? तो सूत कातने के लिए तकलियां बनाई जाएंगी, है ना? तो सूत कातने के लिए तकलियां बनाई गई। और तकलियां बनी किससे थी? तो वो बनी थी पक्की मिट्टी से और फेयंस से। ठीक है, तो ये हो गया कि तकलियां किससे बनी? सूत कातने के लिए। ठीक है, किससे बनी? पक्की मिट्टी और फेयंस से। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय कपड़ा भी बनाया जाता था और साथ ही कपास की खेती भी की जाती थी। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि फेयंस कैसे बनता है और फेयंस से बनता क्या क्या था। ठीक है, फेयंस जो है ये बनाया जाता था, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता था, ये बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? बालू से और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर, ठीक है, वस्तुओं को बनाया जाता था और फिर उन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। ठीक है, जिसका रंग कैसा होता था? हरा होता था या फिर समुद्री रंग होता था। ठीक है, और इनसे जो मतलब फेंस से जो वस्तुएं बनाई जाती थी वो थी मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन और तकलियाँ। ठीक है, तकलियाँ हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, सूत काटने के लिए। तो फेयंस से बनाई गई जो वस्तुएं थी वो थी मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन और तकलियाँ। ठीक है, देखिए जैसे अब हमने क्या पढ़ा था कि मनके बनाने का काम हो गया या फिर शिल्पकार हो गए, शिल्पकार, मूर्तिकार या कोई भी विशेषज्ञ। देखो, कोई भी वस्तु ऐसी जो हमें उत्कृष्ट कलाकृति की मिली है, जो भी चीजें मिली हैं, तो उससे पता चलता है कि वहां उस समय बहुत विशेषज्ञ भी होते थे। तो ये नहीं पता चला कि वो कार्य पुरुष ही करते थे या स्त्री ही करती थी। ठीक है, तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। तो हो सकता है कि दोनों ही काम करते हो, दोनों ही विशेषज्ञ हो, और हो सकता है कि एक हो। तो हमें इसका कोई अनुमान नहीं है। तो अगर ऑप्शन आता है तो यही रहेगा, स्त्री व पुरुष दोनों। ठीक है, तो देखिए अब ये है कि सामान जो मतलब भाई क्या बोलते हैं, अब इतना सामान बनता था तो व्यापार तो करते ही होंगे। तो उसमें क्या होता था कि आयात निर्यात दोनों होगा। ठीक है, तो व्यापारिक केंद्र, औद्योगिक केंद्र और व्यापारिक बंदरगाह। ठीक है, ये जल मार्ग
मतलब समुद्र के किनारे था, इसलिए समुद्री जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, औद्योगिक केंद्र मतलब एक ऐसा स्थल जहां पर ये तीनों चीजें हों। ठीक है, तो वो था लोथल। ये एक हड़प्पा सभ्यता का क्या है, एक पूरा स्थल है लोथल, जहां से हमें ये तीनों चीजें मिली हैं। और लोथल क्या है, एक बंदरगाह है। ठीक है, क्या है, एक बंदरगाह है जहां से। और लोथल स्थल से हमें क्या क्या मिला है, पत्थर मिले हैं, शंख व धातु की अधबनी वस्तुएं मिली हैं। ठीक है, और वस्तु बनाने के औजार यानी कि उपकरण मिले हैं, मुहरे व मुद्रांकन और मुहरबंदी मिली है। ठीक है, मुहरे मिली है, मुद्रांकन और मुहरबंदी। मुहरे मुद्रांकन और मुहरबंदी, मुहरबंदी वो चीज होती है, ये गीली मिट्टी पर छाप लगाने के लिए। जैसे कि आजकल हमारे पास देखा होगा कोई गवर्नमेंट का दस्तावेज आता है तो उस पे वो लगा होता है, जैसे लाख पर एक निशान बना होता है। ठीक है, वो है मुहरबंदी, यानी कि वो उस समय गीली मिट्टी पर छाप लगाई जाती थी। ठीक है, और छाप को ही जब मुद्रा का अंकन हो जाए उसको मुद्रांकन कहते हैं। और मुहरबंदी जो किसी चीज का मुंह बंद करके, ठीक है, उस पर अंकित किया जाए, मुहर लगाई जाए, वो है मुहरबंदी। ठीक है, तो अग्निकुंड भी मिले हैं लोथल व कालीबंगा से। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिले हैं, वो लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय यज्ञ करने का अनुमान लगाया जाता है कि वो उस समय यज्ञ करते होंगे। अब देखिए, उस समय के हम भोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस समय कृषि भी की जाती थी। ठीक है, कृषि की जाती थी, तो कृषि करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, हल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हल के हमें क्या मिले हैं, खिलौने मिले हैं। हल के हमें क्या मिले हैं, खिलौने मिले हैं। ठीक है, और जमीन जुताई के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हल से जोते जाते हैं। तो जमीन जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जमीन को जोतने का। अब देखिए, यहां से हमें पता चलता है कि सिंचाई की विधि भी जानते थे, वो सिंचाई भी की जाती थी। ठीक है, और कृषि में क्या क्या उगाया जाता था, किस किस चीज की कृषि करते थे, तो वो है गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल व सरसों। ठीक है, इनकी क्या की जाती थी, कृषि की जाती थी। अब देखिए, पशुपालन, उस समय पशु पालते थे तो क्या क्या करते थे, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ व बकरी इनका पालन करते थे। अब भोजन के लिए फल इकट्ठा भी करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे, यानी कि वो शिकार भी करते थे। अब देखिए कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, इस सभ्यता का अंत 3900 वर्ष पूरा हुआ था। तो कुछ कारणों का अनुमान लगाया गया है कि क्यों हुआ होगा। ठीक है, वो है नदियों का सूखना, बाढ़ का आना, या फिर भूकंप आदि। ठीक है, ये सब क्या है, अनुमानित कारण है। ठीक है, अब देखिए, कुछ सभ्यताएं समकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे कि मिस्र सभ्यता का हमने जिक्र किया था। तो मिस्र सभ्यता का जो समय है वो कितना है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व है। कितना है, 5000 वर्ष पूर्व। और इसकी विशेषता क्या है, वो है पिरामिड। ठीक है, जैसे मिस्र के पिरामिड सबने ही सुने हैं। ठीक है, तो पिरामिड, पिरामिड के साथ मिली हुई वस्तुएं, जिसमें भी हीरे जवाहरात, वाद्य यंत्र, बहुत बहुमूल्य पत्थर वगैरह ये मिले हैं। और कभी कभी उनके सेवक सेविकाओं को भी उनके साथ दफन कर दिया जाता था, तो उनके भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये थी इसके हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, मिस्र सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत। और अब एक तो चीजें देख लेते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि हम वहां नहीं पढ़ पाए। तो ये देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसमें जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा किया जाता था। देखिए, अब तक हमने मोहरों के बारे में पढ़ा, मुद्रांकन के बारे में पढ़ा, मुहरबंदी के बारे में पढ़ा, लेकिन अब तक सिक्के या मुद्रा के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि उस समय मुद्रा थी नहीं। तो वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि वस्तुओं का लेन देन करके, ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु, इस तरीके से वहां क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास है वो क्या है, एक आद्य ऐतिहासिक काल है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उत्कीर्ण किए हुए मिले हैं, साहित्य या कोई और अन्य लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिससे कि हमारे को उस समय के जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में हमें एकदम करेक्ट जानकारी मिले। ऐसा हमें कोई भी स्रोत नहीं मिला है। ठीक है, तो देखिए, ये थी हड़प्पा सभ्यता। देखिए, अब हम एक बार नजर लगाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और हमने कितना इजीली तरीके से पढ़ लिया। देखिए, हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ा,
उसके नामकरण के बारे में पढ़ा, समय के बारे में पढ़ा कि इसका समय क्या रहा, विशेषताओं के बारे में पढ़ा। फिर हमने नगर नियोजन के बारे में पढ़ा। नगर नियोजन में हमने क्या पढ़ा कि 2 भागों में विभाजित था। तो मोहनजोदड़ो का हमने एक उदाहरण देखा, लेकिन फिर उसका अपवाद भी देखा कि एकमात्र एक ऐसा नगर भी हमें मिला जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। फिर हमने जो हड़प्पा सभ्यता के भवन और नाले बनाने की जो कला थी, ठीक है, उसके बारे में देखा। फिर हमने नगरीय जीवन के बारे में देखा। नगरीय जीवन देखा तो हमने नगर और नए शिल्प देखे, ऐसे नगर जहां पर उद्योग या व्यापारिक केंद्र इस तरीके से बने हुए थे। ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि कैसे कच्चा माल मंगवाया जाता था। और उसमें हमने एक उदाहरण पढ़ा, लोथल, जो कि पूरा स्थल था, और लोथल पर एक बंदरगाह था जहां से व्यापारिक केंद्र व्यापार मतलब किया जाता था। ठीक है। फिर हमने हड़प्पा सभ्यता के भोजन और पशुपालन के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, और इस तरीके से जो मतलब उसकी समकालीन सभ्यता उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। तो ये था आज का हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी था हमने ये पढ़ा। इसको पढ़ने, ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ें। ठीक है। उसमें जो चैप्टर 3 नंबर है उसको आप पढ़ें तो ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, इसे हम क्या होता है कि इसको आरंभिक नगर भी कहा जाता है। आरंभिक नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मिस्र की सभ्यता है उसमें भी नगरीकरण नहीं था उस उच्च कोटि का जितना कि हमारे हड़प्पा सभ्यता में था। ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की कि वे इसी में कवर हो जाए। ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो गलतियां होती हैं उसको इग्नोर करें। थैंक यू।